विचारों और विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत एक बेहद ही साधारण लेकिन हैरान कर देने वाले दृश्य से करते हैं। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, एक 80 किलो का भारी भरकम इंसान अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन उसका वो पूरा का पूरा वजन, उसकी हड्डियां, उसका मांस आखिर किस चीज पर टिका है? वो टिका है जेली जैसी पारदर्शी सूक्ष्म बूंदों पर, जिन्हें हम सेल या कोशिका कहते हैं। राइट। और तर्क के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक 80 किलो के दबाव में उस पानी जैसी जेली को तुरंत पिचक जाना चाहिए, गुब्बारे की तरह फूट जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन आपके शरीर की अरबों कोशिकाएं इस समय ठीक यही कर रही हैं। वे आपको गिरने नहीं दे रही हैं। लेकिन कैसे? क्या इस सूक्ष्म जेली के भीतर स्टील जैसा कोई मजबूत अदृश्य कंकाल है जो इसे ढहने से रोक रहा है? या फिर कोई ऊर्जा का ऐसा निरंतर चलने वाला इंजन है जो इसे अंदर से हर पल फुलाए रखता है? एग्जैक्टली। और देखिए, यही वो मौलिक प्रश्न है जो आज हमारी बहस के एकदम केंद्र में है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा से लेकर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे तक, आखिर एक कोशिका के अस्तित्व और उसकी कार्यप्रणाली का सबसे मुख्य आधार क्या है? मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जीवन मूलतः कच्ची ऊर्जा का खेल है। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी द्वारा संचालित जो ऊर्जा का निर्माण और उसका वितरण है ना, वही इस पूरी व्यवस्था का एक लौता नियंत्रण कक्ष है। ऊर्जा ही वो शक्ति है जो एक मृत संरचना को जीवित जीव में बदलती है। और यहीं पर मैं इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से चुनौती देती हूँ। मेरा मानना है कि बिना एक सुदृढ़ संरचना के कच्ची ऊर्जा जीवन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तबाही है। तबाही? वो कैसे? बताती हूँ। मेरा तर्क ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा दिया गया कंकाल और सेंट्रोजोम द्वारा कोशिका विभाजन पर जो नियंत्रण है ना, यानी संरचनात्मक अखंडता और पुनर्निर्माण, ये ऊर्जा से कहीं ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संरचना ही ये तय करती है कि ऊर्जा कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगी। खैर, चलिए सबसे पहले उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरे तंत्र को चलाता है। मेरा मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जो सेल का पावर हाउस है। बिल्कुल। जब आप सांस लेते हैं ना, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से सीधे कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है। वहां एक बेहद जटिल रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। राइट। और ये कोई साधारण जलना नहीं है। क्रेब्स साइकिल आपके भोजन को एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदलती है, जिसे कोशिका की बायोलॉजिकल करेंसी या जैविक मुद्रा भी कहा जाता है। हाँ, एकदम सटीक शब्द। जैसे आप सोने के कच्चे बिस्कुट से बाजार में सीधे जाकर कुछ खरीद नहीं सकते ना, आपको उसे नकदी में बदलना पड़ता है। राइट। ठीक वैसे ही आपकी कोशिका कच्चे भोजन का सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकती। माइटोकॉन्ड्रिया उस भोजन को 38 एटीपी के सिक्कों में बदलता है। ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। एक सामान्य इंसान को दिन में काम करने के लिए 2500 कैलोरी चाहिए। ये एटीपी की ऊर्जा ही है जो आपके हर एक विचार को, आपकी हर एक धड़कन को चला रही है। बिना इस ऊर्जा के आपका वो जो ढांचा है ना, वो सिर्फ एक मृत खोल है। देखिए, एटीपी एक शानदार मुद्रा है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया, जो पूरा पावर प्लांट, आखिर स्थापित कहाँ है? सेल के अंदर। हाँ, पर वो एक अत्यंत नाजुक जेलीनुमा झिल्ली के भीतर तैर रहा है। अगर उस जैविक मुद्रा को धारण करने के लिए कोई बर्तन ही ना हो, तो वो करेंसी हवा में बिखर जाएगी। कोशिका कोई ईंट की तरह ठोस थोड़ी ना है। बाहर का वायुमंडलीय दबाव और शरीर का अपना भौतिक खिंचाव उसे पल भर में कुचल सकता है, और यहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करता है। लेकिन वो तो सिर्फ एक जाला है। नहीं, वो सिर्फ एक जाला नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर फैले हुए पिलर्स और हाईवेज का एक ऐसा मजबूत जाल है जो कोशिका झिल्ली को भीतर से सहारा देता है। ओके। ये उस जेली को पिचकने से रोकता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कह रहे हैं ना, लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंकाल टूट जाए तो पूरी कोशिका पिचक जाएगी, और आपका वो जो बहुमूल्य माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी उसी मलबे में दबकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऊर्जा को जीवन कह रहे हैं, जबकि असल में वो कंकाल ही है जो उस जीवन को भौतिक आकार और सुरक्षा देता है।
मतलब ढांचे के बिना ऊर्जा शून्य है। ढांचे के बिना ऊर्जा शून्य है। ओह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या कंकाल खुद ब खुद खड़ा रह सकता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, इस ढांचे के हर एक पिलर को स्थिर रखने के लिए, उस जेली को आकार में बनाए रखने के लिए निरंतर सक्रिय प्रयास की आवश्यकता होती है। और इस प्रयास के लिए जो सप्लाई चाहिए वो गोल्जी बॉडी से आती है। गोल्जी बॉडी? हाँ, गोल्जी बॉडी सेल का सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक्स मैनेजर है। ऊर्जा बंद कहीं और रही है, लेकिन उसकी जरूरत कहीं और है। उदाहरण के लिए अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरी जीभ और जबड़े की कोशिकाओं को भारी ऊर्जा चाहिए। मेरे पैरों को इस वक्त उतनी ऊर्जा नहीं चाहिए। तो गोल्जी बॉडी उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। सटीक तौर पर गोल्जी बॉडी तुरंत ऊर्जा को पैक करता है और वहां भेजता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? हमारा मस्तिष्क। अगर आप उपवास पर हैं या भोजन नहीं कर रहे हैं, तो गोल्जी बॉडी शरीर के बाकी हिस्सों से ऊर्जा खींचकर मस्तिष्क को देता है। क्योंकि अगर गोल्जी बॉडी ये ट्रांसपोर्टेशन रोक दे, अगर मस्तिष्क को एक पल के लिए भी ऊर्जा न मिले, तो क्या होता है? इंसान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो ऊर्जा की अनुपस्थिति में आपका सारा ढांचा, आपका सारा कंकाल धड़ाम से ढह जाता है। देखिए, ये एक दिलचस्प तर्क है और गोल्जी बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन तंत्र है वो निसंदेह अद्भुत है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जरा सोचिए कि ऊर्जा की कमी मस्तिष्क के लिए केवल एक अस्थायी रुकावट है। अस्थायी? बिल्कुल। इंसान बेहोश होता है और जैसे ही उसे ग्लूकोज मिलता है, गोल्जी बॉडी फिर से ऊर्जा पहुंचाता है और इंसान वापस खड़ा हो जाता है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी और भयानक कमजोरी ऊर्जा की कमी नहीं है, उसकी असली और स्थायी कमजोरी है उसका पुनर्निर्माण या कह लीजिए रीजेनरेशन न कर पाना। अच्छा, आप न्यूरॉन्स की बात कर रही है? हाँ, हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें सेंट्रोसोम नाम का वो अंग नहीं होता जो कोशिका का विभाजन करता है। हाँ, ये एक ज्ञात तथ्य है कि न्यूरॉन्स विभाजित नहीं होते। बेहद प्राचीन और अमूल्य पांडुलिपि की तरह है। ओह, एक मैन्युस्क्रिप्ट। बिल्कुल, इसमें कोई कॉपी पेस्ट का फंक्शन नहीं है। अगर सिर में गहरी चोट लग जाए या उस पांडुलिपि का कोई पन्ना फट जाए ना, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। शरीर का वो हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। ऊर्जा की कमी तो बस एक स्विच का बंद होना है जिसे दोबारा चालू किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रोसोम के अभाव में उस संरचना का नष्ट होना एक स्थायी क्षति है। इसके ठीक विपरीत आप यकृत यानी लिवर को देखिए, जहां विभाजन बहुत तेज होता है। बिल्कुल, वहां सेंट्रोसोम इतनी तेजी से काम करता है कि अगर लिवर का एक बड़ा हिस्सा कट भी जाए ना, तो वो कोशिका विभाजन करके उसे कुछ ही हफ्तों में फिर से बना देता है। जीवन का असली आधार उस ढांचे को दोबारा खड़ा करने की क्षमता है, न कि सिर्फ उसमें एटीपी भरते रहना। मुझे आपकी ये अमूल्य पांडुलिपि वाली उपमा बेहद पसंद आई। ये सच है कि न्यूरॉन्स विभाजक नहीं होते और ये एक बड़ी संरचनात्मक सीमा है। लेकिन मैं मस्तिष्क के इसी उदाहरण से आपकी दलील को पलटना चाहूंगा। वो कैसे? आप कह रही हैं कि मस्तिष्क में रीजनरेशन नहीं होता, तो फिर वो जीवित और इतना शक्तिशाली कैसे रहता है? मस्तिष्क हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन वो हमारी कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा अकेले सोख लेता है। हाँ, क्योंकि उसे काम बहुत करना है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि यद्यपि कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, लेकिन वे लगातार नए कनेक्शंस बनाती हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी तो... सुनिए, पुरानी यादों को सहेजना, नई चीजें सीखना, डेंड्राइट्स के बीच सिग्नल भेजना, ये सब कोई स्थिर संरचना नहीं कर रही है। ये वो प्रचंड ऊर्जा है जो उन न्यूरॉन्स को हर सेकंड एक दूसरे से बात करने पर मजबूर कर रही है। ऊर्जा ही मस्तिष्क के जीवित रहने का मुख्य हथियार है। अगर संरचना ही सब कुछ होती, तो मस्तिष्क अपनी 2% जगह में 20% ऊर्जा क्यों खींचता? क्योंकि देखिए, क्योंकि वो ऊर्जा जिन तारों पर दौड़ रही है ना, वे तार भौतिक हैं। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं, वो भी तो भौतिक सिनेप्सिस का निर्माण ही है। हाँ, निर्माण है। और इन भौतिक तारों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो मजबूती ऊर्जा से नहीं आती। अगर एक ईंट की दीवार पर आप कितनी भी ऊर्जा लगा दें, वो दीवार मजबूत नहीं होगी जब तक उसमें सीमेंट ना हो। तो आपके हिसाब से कोशिकाओं को वो सीमेंट कहाँ से मिलता है? ये कोशिकाओं में मजबूती प्रोटीन से आती है। और ये प्रोटीन कौन बनाता है? ये काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम करते हैं।
आपने शो की शुरुआत में उस 80 किलो के वजन का उदाहरण दिया था ना, जो एड़ी पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल दिया था। वो भारी वजन सहने की क्षमता माइटोकॉन्ड्रिया की अदृश्य ऊर्जा से नहीं आती। वो आती है उन जटिल प्रोटीनों से जिन्हें हमारे शरीर के राइबोसोम बनाते हैं। हम जैसे भारी जीवों में या गाय भैंसों में 80S राइबोसोम होते हैं। जहां S का अर्थ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो उसके घनत्व को मापता है। एकदम सही। आप इस 80S राइबोसोम को एक बेहद भारी भरकम, मतलब एक इंडस्ट्रियल ग्रेड के 3D प्रिंटर की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत ही जटिल और मजबूत प्रोटीन प्रिंट करता है, जिससे वो 80 किलो का वजन सहने लायक ढांचा तैयार होता है। और छोटे जीवों में? जबकि बैक्टीरिया या वायरस में 70S राइबोसोम होता है, जो एक बहुत ही बेसिक छोटे स्तर का प्रिंटर है। और देखिए, बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है। अब श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि अगर प्रोटीन ईंट है तो कोशिकाओं को झटके से कौन बचाता है? ओह, आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए वसा या फैट की बात करने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वसा या फैट सिर्फ मोटापा बढ़ाता है। वसा कोई फालतू वजन नहीं है। ये एक अत्याधुनिक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर? जी हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फैट बनाता है, वो हमारी एड़ी, हमारे तलवों और हथेलियों के नीचे एक गद्देदार कुशन बनाता है, जो भारी झटकों को सहता है। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से ये वसा थोड़ी अधिक होती है, जो न केवल बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है, बल्कि कड़ाके की ठंड से भी बचाती है और त्वचा को एक खास ग्लो या चमक भी देती है। बुढ़ापे में जब कोशिकाएं इस वसा का निर्माण कम कर देती हैं, तभी वो कुशन खत्म होता है और झुर्रियां पड़ती हैं। सही बात है। तो वो भारी वजन सहने की ताकत एटीपी की हवा से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर द्वारा बनाए गए प्रोटीन और इस शॉक एब्जॉर्बर फैट से आती है। आपके शॉक एब्जॉर्बर और 3D प्रिंटर वाले तर्क वाकई बहुत सलीके से रखे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वसा और प्रोटीन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं आपको जीवन के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर ले जाना चाहता हूँ। शुरुआती बिंदु? हाँ, जब जीवन शुरू होता है तो कोई भारी भरकम ढांचा नहीं होता, कोई 80 किलो का वजन नहीं होता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु को ही देख लीजिए। वहां तो ढांचा नाममात्र का होता है। बिल्कुल। स्पर्म के पास न तो कोई बड़ी वसा की परत होती है और ना ही कोई भारी भरकम कंकाल, लेकिन उसका पूरा का पूरा अस्तित्व सिर्फ एक चीज पर टिका है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा दी गई गतिज ऊर्जा। ओह, लेकिन वो तो... अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्रेब्स साइकिल चलाकर ऊर्जा नहीं बनाएगा ना, तो वो अपनी यात्रा ही पूरी नहीं कर सकता। जीवन के उस शुरुआती पल में ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा ही वो पहली चिंगारी है जो स्थिर पदार्थ को जीवन में बदलती है। अगर आप उस चिंगारी को हटा दें तो आपके सबसे उन्नत 80S राइबोसोम वाले प्रोटीन और सबसे बेहतरीन शॉक अब्जॉर्बर्स भी सिर्फ एक मृत जैविक कचरा बनकर रह जाएंगे। ऊर्जा ही जीवन को गति देती है। मैं यहाँ आपसे पूरी तरह असहमत हूँ। आप ऊर्जा को एक जीवन देने वाली चिंगारी कह रहे हैं। सुनने में ये बहुत काव्यात्मक लगता है और शुरुआत के लिए ये सच भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ये चिंगारी बिना किसी ढांचे और नियंत्रण के भड़कती है तो क्या होता है? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा इस बात पर है कि ऊर्जा पूरी तरह से अंधी होती है। अंधी? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेट करना है। उसे ये नहीं पता कि कब रुकना है। कोशिका का असली नायक वो है जो इस अंधे पावर पर लगाम लगाता है, यानी सेंट्रोसोम। जब कोशिका को पता चलता है कि किसी हिस्से में मरम्मत की जरूरत है, तो सेंट्रोसोम विभाजन शुरू करता है। राइट, जैसे चोट लगने पर? बिल्कुल, जैसे गेंडे की मोटी त्वचा कटने पर सेंट्रोसोम तुरंत उसे भर देता है। ये एक अत्यंत नियंत्रित प्रक्रिया है। लेकिन जरा सोचिए, जब यही सेंट्रोसोम अपना नियंत्रण खो देता है और अंधी ऊर्जा के नशे में कोशिकाएं बेतहाशा विभाजित होने लगती हैं, तो क्या होता है? कैंसर। एग्जैक्टली, कैंसर। कैंसर कोई बाहरी हमलावर नहीं है। ये उसी इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर का एक हाइपर एक्टिव रूप है जो नियंत्रण खो चुका है। बाप रे। वो प्रिंट करता ही जा रहा है, यहाँ तक कि वो उसी कमरे को कुचल देता है जिसमें वो रखा है। अगर शरीर की हड्डी में विभाजन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो बोन कैंसर हो जाएगा। सच में?
कल्पना कीजिए यदि जीभ की कोशिकाओं का सेंट्रोसोम पागल जाए, जीभ का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि इंसान सांस तक नहीं ले पाएगा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैंसर और कुछ नहीं बल्कि नियंत्रण के बिना ऊर्जा और विभाजन का ही परिणाम है। ऊर्जा एक बेलगाम घोड़े की तरह है। बिना मजबूत लगाम और दिशा के वो सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए मैं बार बार जोर देती हूं कि नियंत्रण और संरचना इस अंधी ऊर्जा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हाइपर एक्टिव 3D प्रिंटर वाली इस उपमा ने वाकई इस बहस को एक बिल्कुल नए और गंभीर मुकाम पर ला दिया है। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि नियंत्रण विहीन ऊर्जा केवल तबाही है। बिल्कुल। कोशिका विभाजन का बेलगाम होना निसंदेह विनाशकारी है, और एक 3D प्रिंटर जो रुकना नहीं जानता वो अंततः उस जीव को ही खत्म कर देगा जिसे उसे बचाना था। सेंट्रोसोम का नियंत्रण जीवन को कैंसर जैसी तबाही से बचाता है। ये एक बहुत मजबूत पॉइंट है। और मुझे भी ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सेंट्रोसोम का ये सारा सख्त नियंत्रण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पूरा कंकाल तंत्र और राइबोसोम की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां, ये सब के सब 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते यदि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी क्रिब्स साइकिल रोक दे। सही कहा। एक बेहतरीन 3D प्रिंटर भी बिना बिजली के एक प्लास्टिक का डब्बा मात्र है। अगर गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देना तो हमारा सबसे नियंत्रित और सुरक्षित मस्तिष्क भी सेकंडों में ब्लैकआउट का शिकार हो जाएगा और पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो शायद हम दोनों ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां यह साफ हो जाता है कि एक कोशिका जो हमें नंगी आंखों से दिखती तक नहीं है, उसके अंदर चल रहा ये पूरा तंत्र किसी भी आधुनिक महानगर से ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, एक शहर की तरह, जहां एक तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम उस शहर की इमारतें बना रहे हैं, वसा के शॉक एब्जॉर्बर उसे भूकंप से बचा रहे हैं, और सेंट्रोसोम ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया का पावर प्लांट और गोल्जी बॉडी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उस शहर में लगातार बिजली और रसद पहुंचा रहा है ताकि वो शहर कभी सोए नहीं। मतलब ऊर्जा गतिकी और संरचनात्मक नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये प्रकृति की एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन एकदम सटीक इंजीनियरिंग है। और यही इस सूक्ष्म जीव विज्ञान की असली सुंदरता है। जब हम शरीर रूपी इमारत के बाहर खड़े होते हैं तो केवल उसकी भव्यता देख पाते हैं, लेकिन जब हम उसके भीतर झांकते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि ऊर्जा की उस अंधी ताकत और संरचना के उस अचूक नियंत्रण के बीच का ये महायुद्ध और महासमझौता ही असल में जीवन है। एकदम सही बात है। हम श्रोताओं को यहीं इस विचार के साथ छोड़ते हैं कि जब आप अगली बार कोई भारी चीज उठाएं या एक गहरी सांस लें, तो जरा सोचिएगा कि आपके भीतर खरबों कोशिकाओं में ऑक्सीजन कैसे उन छोटे छोटे पावर हाउस को चालू कर रही है और कैसे आपका कंकाल तंत्र उस अपार ऊर्जा को संभाले हुए हैं। इस अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांड में अस्तित्व को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इसे गहराई से तलाशने का सफर यूं ही जारी रहेगा। सोचने के लिए वाकई एक शानदार विचार है, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नए विमर्श के साथ।